नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मैं मुकेश हूँ और अब देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सगुजा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा क्लास है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में था, जिसमें आज हम देखेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा अंग्रेजी विज्ञान गणित 2019 का सेट ए है। प्रश्न पेपर जो है सेट ए का हम लोग आज जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्यापम ने 2019 में क्या लिया था। तो भाग 1 में हम पहुंच चुके हैं। भाग 1 बोलता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न देखेंगे, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रास ने कहा था। क्योंकि रास के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस प्रकार वातावरण या पर्यावरण से तात्पर्य ऐसी किसी भी चीज से है जो किसी वस्तु को तुरंत घेर लेती है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है। हमारा पर्यावरण उन चीजों को संदर्भित करता है जो हमें अलग होते हुए भी हमारे जीवन या गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 2 देखेंगे हम कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी कहता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो ये छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके जिज्ञासा प्रवृत्ति के भाव को दर्शाता है। यह एक सामान्य विकासात्मक चरण है जो 12 महीने से 2 साल की उम्र के बीच होता है। इस दौरान बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और वे वस्तुओं के साथ प्रयोग करके ऐसा करते हैं। प्रश्न 3 है 6 से 9 वर्ष की आयु। प्रश्न 3 है 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालीन वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्योंकि 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालीन वातावरण में अधिक रुचि लेता है, इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम का अधिक विस्तृत ना होना, पाठ स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होना या व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होना। प्रश्न 4 देखेंगे हम कि शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आईसीटी कहा गया है। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में आईसीटी कहा जाता है। आईसीटी का पूर्ण रूप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। शिक्षा में आईसीटी शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। आईसीटी में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी शामिल है। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का अगर उद्देश्य है तो पहला है छात्रों को आकर्षित करना, दूसरा है शिक्षण को रोचक बनाना, तीसरा है अधिगम परिणामों को अनुकूलन करना और चौथा है शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ावा देना होता है। प्रश्न 5 देखेंगे हम कि बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं और डी हमें कहता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हम देखेंगे कि औसत बौद्धिक कमजोर से नीचे होता है, सामान्य तौर पर अनुकूलित कामकाज में हानि होता है और इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए। यानी कि बौद्धिक विकलांगता जिसको हम कहते हैं, बौद्धिक विकलांगता या अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो बुद्धिमत्ता को सीमित करती है और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक क्षमताओं को बाधित करती है। बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि बौद्धिक अक्षमता औसत बुद्धि कामकाज से नीचे बुद्धि लब्धि है और सामान्य तौर पर अनुकूलित कामकाज में हानि। और तीसरा कहता है कि बौद्धिक विकलांगता को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जा सकता है और चौथा कहता है इस विकास का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है, हल्के से लेकर गहन तक। प्रश्न 6वां देखेंगे हम कि विकासात्मक विकास का। प्रश्न 6 देखेंगे कि विकासात्मक विकास का। प्रश्न 6 देखेंगे हम कि विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है। यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकास यह एक विकासात्मक अक्षमता है जो किसी व्यक्ति के सामाजिक कौशल, संचार और आत्म नियमन को प्रभावित कर सकती है। यानी कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम स्थिति है जो लोगों को अलग अलग डिग्री पर प्रभावित करती है। फिर एडीएचडी है। यह एक ध्यान कमी या फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है जिसमें ध्यान केंद्रित और ध्यान देने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया है। यह एक सीखने का विकार है जो पढ़ना और लिखना कठिन बना देता है। फिर मानसिक मंदता है। यह एक बौद्धिक अक्षमता है। यह विकार 18 वर्ष की आयु से पहले होता है। इस प्रकार विकासात्मक विकार का उदाहरण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है। प्रश्न 7 देखेंगे हम कि अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लोगों के बीच। क्योंकि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा उस प्रक्रिया में उत्साह के साथ जुट जाने के लिए उनमें ललक भी उत्पन्न करती है। यह एक आंतरिक बल है जो ऊर्जा प्रदान करती है और शिक्षार्थी व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
इसलिए एक शिक्षक को छात्रों की प्रशंसा लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए, क्योंकि यह निम्न कार्य करेगा। पहला है, यह विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को प्रभावी रूप से प्रोत्साहित करेगा। दूसरा है, यह विद्यार्थियों को प्रेरित करेगा तथा उनके गुणों और क्षमताओं पर विश्वास कराएगा, जिससे विद्यार्थी बेहतर परिणामों के लिए अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। प्रश्न 8 देखेंगे हम कि लोगोस का अर्थ है ज्ञान को साइकी का अर्थ है। लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो साइकी का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतःमनन होगा, क्योंकि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों यानी कि साइकी तथा लोगस से हुई है। यानी ग्रीक भाषा में साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान। इस प्रकार पूर्व समय में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन से संबंध विषय माना जाता था। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानव और पशु व्यवहार को समझने और उसकी पूर्ण सूचना देने का प्रयास करता है। प्रश्न 9 है, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समान शैक्षिक अवसर। यानी कि शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है समान शैक्षिक अवसर। शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य है प्रत्येक बालक को बिना जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि का भेदभाव किए बिना उनके अंतर्निहित क्षमता अनुसार शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, जिससे कि बालक अपनी क्षमता में पूर्ण निखार लाकर समाज एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। प्रश्न 10 है, डिग हाँकना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आक्रमण। डिग हाँकना है डिग हाँकना का क्या मतलब होता है? आंसर नंबर बी होगा यानी कि क्षतिपूर्ति, क्योंकि डिग हाँकना है क्षतिपूर्ति। डिग हाँकना एक सामान्य रक्षात्मक युक्ति है जिसे मनुष्य अपने आप को अपराध भावना से बचाने के लिए अनजाने में अपना लेता है। इसे मनोवैज्ञानिक परिभाषा में क्षतिपूर्ति प्रक्रिया कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में क्षतिपूर्ति कहा जाता है। प्रश्न 11 देखेंगे हम कि व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी गलत की ओर चलना है। गलत हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यह शीर्ष, पूछ और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है, यानी कि यही गलत है। क्योंकि विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन जैसे व्यक्ति में परिवर्तन या अन्य मानसिक और भावात्मक पहलुओं से है। यह सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य क्षेत्रों में होता है। विकास की विशेषताएं हैं, यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है। यह सामान्य सामूहिक संक्रिया से विशिष्ट प्रक्रिया की ओर जाता है, यानी कि यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम के एकरूपता नहीं पाई जाती है। यानी कि इस प्रकार विकास शीर्ष, पुच्छ और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है, व्यवहार के विकास के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न 12 है, मुख्य धारा का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी है। क्योंकि मुख्य धारा में यह हम देखेंगे कि शिक्षा के संदर्भ में मुख्य धारा विशेष शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्रों को उनके कौशल के आधार पर विशिष्ट समय अवधि के दौरान सामान्य शिक्षा कक्षा में रखने की व्यवस्था है। इस प्रकार मुख्य धारा का निम्न अर्थ है, यानी कि कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना है। दूसरा, अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना है। और तीसरा है, विशेष बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर भी ध्यान आकर्षण करना है। प्रश्न 13 देखेंगे हम कि छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत अगर कोई है तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोनों कहता है, यानी करके सीखना और जीकर सीखना। क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है करके सीखना और जीकर यानी जीवित रहकर सीखना है। करके सीखना से मतलब है कि करके सीखना वो प्रक्रिया होती है जिससे लोग अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से उन अनुभवों को जिसमें वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। करके सीखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों में रुचि जागृत करता है। जीकर सीखना यानी कि कक्षाओं में सीखने की क्षमता में वृद्धि करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे के स्थानीय वातावरण में वास्तविक वस्तुओं, सजीव और निर्जीव वस्तुओं का उपयोग करके छात्रों के जीवन से सामग्री को जोड़ा जाए। प्रश्न 14 है कि अधिगम के रूप में आकलन यानी कि सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है और जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई निरंतर एवं नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। यह स्कूल में से संबंधित सभी गतिविधियों में बच्चे के विकास का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। सीसीई का उपयोग करके शिक्षा विभिन्न मूल्यांकन गतिविधियों का उपयोग करके शिक्षार्थियों की कमियों का निराकरण कर सकते हैं। यानी कि सीसीई की विशेषता है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करता है, प्रभावी शिक्षण सक्षम बनाता है और छात्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करता है। भविष्य के लिए शिक्षक अधिगम योजनाएं बनाने में मदद करता है और इस प्रकार अधिगम के रूप में आकलन यानी कि सीसीई का महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि यह अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है तथा जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। शिक्षा हेतु विकास करता है। शिक्षा हेतु समान विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतः केंद्रित होती है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यवस्थित निरीक्षण विधि। क्योंकि शिक्षा हेतु समान विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतः
व्यवस्थित निरीक्षण विधि पर केंद्रित होती है। निरीक्षण विधि अपने आप में एक व्यवस्थित विधि है जिसके कुछ निश्चित एवं निर्धारित चरण हैं। निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण का अर्थ है घटनाओं का बारीकी और क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन करना। प्रश्न 16 है कि सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार प्रश्न 16 है कि सीखने की क्षमता में गणितीय विकार का नाम है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डिसकैलकुलिया होगा, क्योंकि गणित में डिसकैलकुलिया ही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि डिसकैलकुलिया में हम देखेंगे कि डिसकैलकुलिया सीखने की क्षमता है जो किसी व्यक्ति की गणितीय विकास की क्षमता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया जो है यह एक विशिष्ट भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ क्षमताओं जैसे पठन, वर्तनी, शब्द क्रम आदि के साथ समस्याओं का कारण बनती है। डिस्प्रेक्सिया है कि यह एक विशिष्ट पेशी समन्वय विकलांगता है जो ठीक पेशी कौशल जैसे कि हाथ से आंख समन्वय, एक कलम पकड़ने आदि के साथ समस्याओं को संदर्भित करता है। डिस्फेसिया है कि यह एक विशिष्ट मौखिक अधिगम अक्षमता है जिसमें समझने, बोलने वाले शब्दों का उत्पादन करने या विचारों को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल है। यह किसी व्यक्ति के भाषण के प्रवाह को प्रभावित करता है। प्रश्न 17 है कि विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि छोटे शब्द विस्तार के साथ पाठ द्वारा। प्रश्न बी कहता है कि विद्यार्थियों में प्रश्न 17 में ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को छोटे शब्द विस्तार के साथ पाठ द्वारा हल किया जा सकता है। छोटे शब्द विस्तार के साथ पाठ विद्यार्थी को कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे उनका ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अधिक पठन अभ्यास पाठ्य पुस्तक को अधिक रंगीन बनाना विद्यार्थियों को आकर्षित करने में मदद करते हैं, लेकिन वे सीमित अवधान की समस्या सीधे हल नहीं करते हैं। प्रश्न 18 है कि साक्षात्कार प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यवहारगत प्रवृत्तियों का, क्योंकि साक्षात्कार प्रवृत्ति का अर्थ है दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप, सूचना देने वाला तथा सूचना लेने वाला दोनों ही किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। मूल रूप से साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार साक्षात्कार प्रवृत्ति व्यवहारगत विधियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न 19 कहता है कि शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का अगर आधार है, तो ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं। ये हमें कहते हैं पाठ की मांग के आधार पर, क्योंकि पाठ की मांग के आधार पर शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है तथा इसी आधार पर कार्य का निष्पादन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पाठ के हिसाब से शिक्षण विधि तैयार किया जा सकता है। प्रश्न 20 है कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है, तो कोई है तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि अभिप्रेरणा। क्योंकि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर अभिप्रेरणा है, क्योंकि अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को सीखने का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे भूख एक अभिप्रेरणा है जो व्यक्ति को खाने से संबंधित व्यवहार के लिए प्रेरित करती है, यानी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका जो है वह पहला है निश्चित उद्देश्य, दूसरा है आत्म-अभिप्रेरणा, तीसरा है प्रशंसा और निंदा, चौथा है परिपक्वता और पांचवा है अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त करना और छठवां है सीखने की इच्छा आदि। प्रश्न 21 देखेंगे कि 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों के समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी को ले चलते हैं। और लिखावट को अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। इसके लिए शिक्षक को बच्चे के लिखावट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी कहता है प्रश्न का अभिष्ट उत्तर सी सही होगा, जबकि आयोग ने विकल्प बी को सही माना है। प्रश्न 22 है कि अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्मा परितोषित होना चाहिए, यह विचार दिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुर्नर ने दिया है। क्योंकि अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म परिपोषित होना चाहिए, यह विचार बुर्नर द्वारा दिया गया है, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक थे। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत सभी संदर्भ प्रक्रिया का सिद्धांत जो है रूसी मनोवैज्ञानिक E.L. पावलोव ने दिया। पियाजे व बुर्नर ने सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखना प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक स्किनर थे। प्रश्न 23 से दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है, इसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपने व्यवहार में, क्योंकि किशोर दंड से बचने के लिए सावधानी बरतते हैं, खासकर जब वे जानते हैं कि गलत काम करने पर उन्हें सजा मिलेगी। अतः इस प्रकार दंड से बचने के लिए किशोर अपने व्यवहार के प्रति सतर्क होता है। प्रश्न 24 देखेंगे हम, विशेष बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा अगर कोई है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं। और डी हमें बताता है कि वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। यह परिभाषा विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है, क्योंकि यह उसकी विशेषताओं का व्यापक और सटीक वर्णन करती है। अतः विकल्प ए, बी और सी
विशिष्ट बालकों की विशेषताओं का केवल एक पहलू दर्शाते हैं, क्योंकि बौद्धिक रूप से अति श्रेष्ठ होना विशिष्ट बालकों की एक विशेषता हो सकती है। भावनात्मक रूप से आत्मविकसित होना भी कुछ विशिष्ट बालकों की विशेषता हो सकती है, और सामाजिक रूप से औरों से भिन्न होना भी बालकों की एक विशेषता हो सकती है, लेकिन यह सभी पर लागू नहीं होती है। इसलिए विकल्प डी सबसे व्यापक और सटीक परिभाषा है, क्योंकि आयोग ने इसका विकल्प सी को सही माना है। प्रश्न 25 देखेंगे हम कि सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं। ए हमें कहता है कि हमेशा, क्योंकि सीखना और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सीखना नई जानकारी और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जबकि संज्ञानात्मक विकास सोचने, समझने और सीखने की क्षमता में वृद्धि है। क्योंकि सीखना संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है और संज्ञानात्मक विकास सीखने को सक्षम बनाता है, अतः यह एक पारस्परिक संबंध है। सीखना संज्ञानात्मक विकास को उत्तेजित करता है, इस प्रकार सीखना हमेशा संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। प्रश्न 26 देखेंगे हम कि धीमी गति से सीखने वाले बालक को खालिस्तान प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अगर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें कहता है समावेशी शिक्षा, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक शिक्षा प्रणाली है, जिसमें धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों और समर्थन का उपयोग करना शामिल है। यह उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज में सार्थक योगदान करने में भी मदद करता है। इस प्रकार धीमी गति से सीखने वाले बालकों को समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 27 देखेंगे हम कि शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं, वो है शिक्षण विधियाँ। क्योंकि शिक्षण शास्त्र शिक्षण विधियों का अध्ययन है, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य और ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की विधियाँ शामिल हैं। यह उन सिद्धांतों के समूह को संदर्भित करता है जो शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण शास्त्र एक ऐसा शब्द है जो उस विधि को संदर्भित करता है कि शिक्षक सिद्धांत रूप से और व्यवहार में कैसे पढ़ाते हैं। यह अधिगम के तकनीक और संस्कृति के बीच का संबंध है, यानी कि शिक्षण विधियाँ शिक्षण शास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु है। यानी कि शिक्षण शास्त्र में विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि व्याख्यान, चर्चा, समूह कार्य, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा आदि। प्रश्न 28 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हम आपको ले चलते हैं बी की ओर, और बी हमें कहता है डिस्लेक्सिया है। क्योंकि डिस्लेक्सिया यह विशिष्ट अधिगम अक्षमता का सबसे आम प्रकार है जो पढ़ने में कठिनाई से जुड़ा होता है। डिस्लेक्सिया से ग्रस्त बच्चों में अक्षरों को पहचानने, शब्दों को समझने और धारा प्रवाह पढ़ने में भी परेशानी होती है। प्रश्न 29 की ओर ले चलते हैं हम। 29 कहता है कि बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होगा। प्रश्न 29 की ओर ले चलते हैं। 29 कहता है बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं। ए हमें कहता है नकल करना, क्योंकि अनुकरण नकल करना बचपन से मनुष्यों में शिक्षण देता है। बच्चे अपना पहला शिक्षण अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। नकल करना बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वे अपने माता पिता, शिक्षकों, दोस्तों और अन्य वयस्कों का अनुकरण करके भाषा, व्यवहार और सामाजिक कौशल सीखते हैं। यानी कि बच्चे न केवल कार्यों की नकल करते हैं, बल्कि भावनाओं और दृष्टिकोणों की भी नकल करते हैं। यह नकल उन्हें सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं को समझने में भी मदद करती है। प्रश्न 30 है और अंतिम प्रश्न है सीडीपी का, यानी अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान दृश्य और सर्वमानव का अध्ययन किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 95%। क्योंकि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 95% दृश्य और सर्व अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यानी कि दृश्य अंग जो है, आंखें दृश्य अंग है जो विद्यार्थी को छवि जैसी दृश्य जानकारी को समझने और व्याख्या करने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि श्रवण अंग है, कान श्रवण अंग है जो विद्यार्थियों को जानकारी की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान की विधियों की सटीक पहचान करने में भी सक्षम बनाते हैं। हम इसी के साथ हिंदी वाले भाग में आ गए हैं। भाग 2 सामान्य हिंदी। 31 नंबर प्रश्न है, न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी होना चाहिए। उद्देश्य भी होना चाहिए, विधेय भी होना चाहिए, संयोजक भी होना चाहिए। क्या है कि न्यायशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य, विधेय और संयोजक होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय हम कहते हैं जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, और संयोजक है वह शब्द या वाक्यांश जिनका उपयोग शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को एक साथ जोड़कर लंबे वाक्य बनाने और लेखन प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, संयोजक कहलाते हैं। प्रश्न 32 है, मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ। उपवाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इस
वाक्य में दो कर्म है, क्योंकि लड़के को और वेद दो क्रिया। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं जिन सकर्मक क्रिया का अर्थ शब्द करने के जिन सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य को दो कर्म प्रयुक्त होता हो, वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होता है, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि लड़के को पहला हो गया, वेद दूसरा हो गया। प्रश्न 33 देखेंगे हम, तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए। इस वाक्य में संभाव्य भविष्यत काल का अर्थ व्यक्त हो रहा है, यानी कि इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सांकेतिक भावना है, संकेत दे रहा है चाहोगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, यानी कि सांकेतिक भावना का संभाव्य भविष्यत काल के संदर्भ में उदाहरण निम्न है। पहला है, तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए। आज्ञा हो तो हम घर आए। जो तू एक बार उनको देखो तो वो फिर ऐसा ना कहे। प्रश्न 34 है। प्रश्न 34 हम देखेंगे कि पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है। पूर्ण विराम का उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है, यानी प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात जो किसी वस्तु के उल्लेख मात्र के लिए आता है। भक्तिकालीन या मृतिकालीन पदों में आर्धिल्य के पश्चात, अतः उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न 35 देखेंगे हम, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में जो सर्वनाम है वो ऑप्शन नंबर सी को ले चलते हैं, वो कहते हैं 11 सर्वनाम है। क्योंकि सर्वनाम हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, जो है इस प्रकार है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन तथा क्या। प्रश्न 36 देखेंगे हम। प्रश्न 36 देखेंगे हम कि गुड़ गोबर करना मुहावरे किस अर्थ का घोतक है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी काम बिगाड़ना है। क्योंकि गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ काम बिगाड़ना होता है, क्योंकि वाक्य प्रयोग है, रेशम की छोटी सी गलती से रमेश की छोटी सी गलती के कारण वीरेंद्र का काम गुड़ गोबर हो गया। प्रश्न 37 से कि रिजु का सही विलोम अगर है कोई, तो ऑप्शन नंबर सी को ले जाते हैं, और रिजु का सही विलोम वक्र होता है, क्योंकि रिजु का विलोम शब्द वक्र होता है और रिजु का अर्थ सीधा तथा वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है। प्रश्न 38 देखेंगे हम कि तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, वाक्य का प्रकाश है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्यकारक वाचक, यानी कि तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा वाक्य में कार्यकारक वाचक है, यानी कि कार्यकारण जो होता है, कार्यकारण वाचक का अर्थ कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होना कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में कारण इंगित करती है कि एक घटना दूसरी घटना का कारण बनने की गारंटी देती है। प्रश्न 39 है कि कानों में चुपके से कोई मधुर धारा घोल रहा, एक उदाहरण में किस सब शक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो सही लक्षण, कानों में चुपके से कोई मधुर धारा घोल रहा है, इस उदाहरण में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न इसी के साथ देखते हैं, लक्षण हम क्या कहते हैं कि शब्द की वह शक्ति जिसका वास्तविक अभिप्राय साधारण अर्थ से भिन्न होता है, उसे लक्षण कहते हैं। प्रश्न 40 देखेंगे हम कि मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य अंश का अर्थ बताने वाले किस मुहावरे का प्रयोग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बड़े पापड़ बेले हैं, यानी कि मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की है, तब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। उपयुक्त वाक्य के लिए निम्न मुहावरों का प्रयोग उचित होगा, क्योंकि पापड़ बेलना बराबर कड़ी मेहनत होता है। प्रश्न 41 है कि शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुश्रुत, छोटा सु बड़ा सु सा, सुसुसा, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में सुसुसा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका अर्थ कर्तव्य परायणता का सेवा है। प्रश्न 42 है कि दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घर घर शादी घर घर गम, यानी प्रश्न क्रमांक इसका जो आंसर है वो बी सही है, क्योंकि घर घर शादी घर घर गम, दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, न सावन सूखा न भादों हरा, तो सदैव एक ही स्थिति में रहना है, एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी, सभी एक समान है। प्रश्न 43 से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है ना, यानी कि कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल, यह वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है, क्योंकि प्रविशेषण हम उसे कहते हैं क्योंकि विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि उपयुक्त वाक्य में लाल शब्द विशेषण है, जबकि सिंदूर लाल की विशेषता बता रही है, अतः सिंदूर प्रविशेषण है। प्रश्न 44 देखेंगे हम, अपनी करनी पार उतरनी का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि अपने कर्मों से ही भला हो सकता है, यानी कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ अपने कर्मों से ही भला हो सकता है, ये भला होता है। प्रश्न 45 देखेंगे हम कि विराम चिन्हों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सही है, क्योंकि विराम चिन्ह शुद्ध भाषा रचना से अधिक संबंधित है, क्योंकि विराम चिन्हों के नियम बहुधा वाक्य पृथक्करण पर स्थापित किए गए हैं, परंतु अधिकांश में इसका प्रयोग अर्थ पर ही अविलंब है तथा अधिकांश विराम चिन्हों का संबंध अंग्रेजी भाषा से है, अतः विराम चिन्हों के विषय में उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न 46 है कि चौट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाली का है, क्योंकि पाली भाषा के कुछ शब्द निम्न हैं, मोक्ष शब्द, सच, भिक्षु, दुग्ध, धम आदि। प्रश्न 47 है, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह वाक्य है, तो यह ऑप्शन नंबर ए है यानी ऑप्शन नंबर ए है यानी कि विविधवाचक वाक्य, यानी कि मैं ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ तब आया, यह विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या न होने के बारे में बताया जाए उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न 48 है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी आपादान कारक है, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है इस वाक्य में आपादान कारक है, क्योंकि आपादान कारक जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा आपादान कारक का चिन्ह से है। प्रश्न 49 है, फारसी तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 3 है, क्योंकि फारसी तद्धित प्रत्यय के 3 प्रकार हैं। पहला है संज्ञानात्मक फारसी तद्धित शब्द, यानी प्रत्यय मूल शब्द और शब्द आधन सफेद काश्तकार। दूसरा है विशेषणात्मक फारसी तद्धित शब्द, प्रत्यय मूल शब्द मर्द आना बराबर मर्दाना, शर्म इंद्रा बराबर शर्मिंदा। अरबी फारसी तद्धित शब्द है, मूल शब्द है जिस्म आनी यानी जिस्मानी, इंसानियत। अब अपठित गद्यांश से नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर तद्धित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 51, 52, 50, 51, 52 है, उसके लिए अपठित गद्यांश कहता है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्ण युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख को उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य को हो रहा हो। भौतिक दृष्टि से व्यवहार और कृषि की उन्नति शांत भाव में ही संभव है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में एक सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। प्रश्न 50 है, गांधी जी किसके द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने की बात कहते थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और अहिंसा के द्वारा, है ना। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। प्रश्न 51 है, दिए गए पठित गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम और अहिंसा का महत्व होगा, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश में गांधी जी ने प्रेम और अहिंसा के महत्व को समझाया है। अतः इस अपठित ग्रंथ का उपयुक्त शीर्षक प्रेम और अहिंसा का महत्व होगा।
प्रश्न क्रमांक हम 52 देखेंगे। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं होगा। तो इसका जो ऐसा क्यों कहा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी सही है। क्योंकि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपसी कलह और विवाद की स्थिति बनी रहेगी, अशांति और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा तथा अशांति से सहयोगपूर्ण ढंग से विकास के प्रयासों का रास्ता अवरुद्ध होगा। प्रश्न 93 निम्नलिखित में भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम किसका होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सुबोपली है, ऑप्शन नंबर सुनना, ऑप्शन नंबर इसका ए सही, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया का पहला क्रम श्रवण यानी सुनना है। सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है ना। तो सुबोपली LSRW ग्राही कौशल है। ग्राहक कौशल सीखने से संबंधित है, क्योंकि बोलना लिखना अभिव्यंजना कौशल है जो कि अभिव्यक्ति करने से संबंधित होता है। प्रश्न 54 है, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रवण सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैथरीन ओकानर। क्योंकि कैथरीन ओकानर के अनुसार वाचन पठन किसी क्या बोलता है, कैथरीन ओकर के अनुसार वचन पाठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया जिसमें दृश्य शब्द सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। प्रश्न 55 है और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, किसी बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी है। क्योंकि श्रवण कौशल का अर्थ है बालक में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे कि बालक किसी कथन को ध्यान से सुन सके तथा उसकी सही अर्थ निकाल सके, है नहीं। श्रवण कौशल का कुछ महत्व है, आइए देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व है, क्योंकि बालक जिस ध्वनियों को बड़ों से सुनता है वह उससे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। यही अंकित ध्वनियाँ बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। नए नए शब्दों को सुनकर बच्चे के शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। अन्य लोगों को बोलते देखकर और सुनकर स्वयं से ही उच्चारण, उचित स्वरगति एवं उच्चारणगत आरोह के प्रति सजग होता है। श्रवण के प्रति जागरूकता होता है, जिससे स्वयं के विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का कौशल विकसित होता है। शांत रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर ही व्यक्ति विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है। अतः श्रवण कौशल का विकास के क्रम में उपयुक्त महत्व है। अब हम पार्ट 3 देखेंगे जो जनरल इंग्लिश है। इंग्लिश में 56 से 63 पैसेज हैं। तो आइए पैसेज के जो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, हम प्रश्न जो दिया है उसको पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि हाउ आर बर्ड्स सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे हैव ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। प्रश्न 57 है, इन द पैसेज रिमेन्स इज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाउन। रिमेन जो है नाउन है, ये नाउन है ना। नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड्स दैट नेम इज, है ना, समथिंग सच एज ए पर्सन, प्लेस, थिंक ऑफ, आइडिया। प्रश्न 58 है, विच ऑफ द थ्री, 58 है विच ऑफ थ्री इज ए ट्रेट which of those is a trait of birds not given in the passage। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि they lay eggs in nests। क्वेश्चन नंबर 59 है, हेयर क्लास। क्वेश्चन नंबर 59 है, हेयर क्लास मीन्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक क्लासिफाइड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 60 है, यानी कि 60 है, द वर्ड्स एक्सटेंड। क्वेश्चन नंबर 60 है, द वर्ड्स एक्सटेंड इन द पैसेज फंक्शन एज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एन एडजेक्टिव होगा। प्रश्न नंबर 61 है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसिस ऑफ बर्ड्स नाउ ऑन अर्थ। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 400 होगा।
यानी कि 400 होगा। प्रश्न नंबर 62 है बर्ड्स हैव लिम्ब्स, है ना। प्रश्न नंबर 62 है बर्ड हैव लिम्ब्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 है। क्वेश्चन नंबर 63 है द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्पेसिस इज, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पेसियस है। क्वेश्चन नंबर 64 है हेयर अवेस, क्वेश्चन नंबर 64 है हेयर अवेस मीन्स, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 64 है हेयर, क्वेश्चन नंबर 64 है हेयर, क्वेश्चन नंबर 64 है हेयर अवेस मीन्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 65 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड मेक देम डिफरेंट फॉर्म, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर को विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। जबकि बोल रहा है दैट बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड मेक देम डिफरेंट फ्रॉम स्नैक्स, वार्म ब्लड एनिमल्स मेंटल देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, है ना, कंटेंट irrespective of the change in the external environment temperature. Birds and mammals are example of warm blooded animals। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक है पैसेज है, उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है गिव ऑफ ड्रीम्स मीन्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिज ड्रीम कैन नॉट बी अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 67 है क्लेम द स्काई हेयर मीन्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि फील्स दैट ही ऑन्स द स्काई। फिर है क्वेश्चन नंबर 68 है ट्रेल इन द पोयम मीन्स, इसका जो सही आंसर होगा उसको ही विलोपित कर दिया गया है, इसका सही आंसर है ट्रेल मीन्स ऑफ फॉर्म, टेल मीन्स ऑफ मेमोरमेंट्स ऑफ द विंग्स होगा, क्योंकि द बर्ड्स इज कॉल्ड एंड लॉन्ग फॉर फ्रीडम, ही इज मेकिंग फास्ट मूवमेंट विथ हिज विंग इन fear of the coming troubles। क्वेश्चन नंबर 69 है टू वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है द वर्ड्स phrases in the poem that describe the pocket birds wet chandres, क्या होता है वेट चेंडनेस आर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फार फेयर, यानी कि इसका सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेयरफुल ट्रेल ग्रेव टिलपेड। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम ड्रॉ ब्राइट लॉ इंडिकेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्ली मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 71 है क्वेश्चन नंबर 71 है इफ ए पर्सन हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेज एंड हैज acquire good commanded over grammar it implies that she is, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाउ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 72 है रेमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हु लोग पेइंग क्रिएट एन एरिया। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम कि व्हेन यू करेक्ट ईच एंड एवरी मिस्टेक ऑफ योर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दे आर डिमोटिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 74 है लैंग्वेज फंक्शनल आर यूजफुल फॉर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्सप्रेसिंग ऑन सेल्फ इफेक्टिवली इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 75 है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स इज व्हेन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनपुट रिच इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 है इफ यू स्टूडेंट कम फ्रॉम ए डाइवर्स बैकग्राउंड योर सोल्व, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए
यानी कि अंडरस्टैंड देयर कल्चरल एंड लॉजिस्टिक बैकग्राउंड। इसका सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। वाई यू वॉच ए मूवी विथ सबटाइटल ऑन टीवी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर इम्प्रूव्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिस्टनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है क्वेश्चन नंबर 78 है वाइल इवेलेटिंग easy of high school student your word give make marks to student। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि who have expressed idea is a well organized manner। क्वेश्चन नंबर 79 है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 79 है डायरेक्ट मेथड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिफरेंस फ्रॉम यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 इंग्लिश का अंतिम प्रश्न है द नॉलेज ऑफ linguistic attributes such as voice modulation and articulation help to improve। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पीकिंग स्किल। इसके साथ हम गणित और विज्ञान चौथा भाग में देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 81 है 81 धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। क्योंकि धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु की परिक्रमा से मुक्त होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा विद्युत तापीय पाते हैं तब एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। परिणाम स्वरूप इसके द्वारा ऊष्मा व विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार धातु मेटल ऊष्मा का अच्छा चालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है। प्रश्न 82 है एक उत्तल लेंस में जब एक वस्तु लेंस से u दूरी पर रखा तो उसमें v दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, u और v दोनों से कम होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें कहता है कि दिया है लेंस से वस्तु की दूरी u, लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी v, माना लेंस की फोकस दूरी f, तो लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चूंकि अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तब चिन्ह परिपाटी से u बराबर -u, v बराबर +v, f बराबर +f। क्योंकि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/y, इसलिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है क्वेश्चन नंबर 83 एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 300 किलोमीटर चली। क्वेश्चन नंबर 84 है एक प्रेरक का डीसी परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात ओम में होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 में होता है। प्रश्न 85 है जब 0 डिग्री पर 1 किलोग्राम बर्फ को 50 डिग्री पर 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो परिणाम ताप होगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 37 डिग्री होगा। क्योंकि दिया है बर्फ का द्रव्यमान m1 बराबर 1 किलोग्राम, बर्फ का प्रारंभिक तापमान यानी कि T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, तो पानी का द्रव्यमान m2 बराबर 9 किलोग्राम, तो पानी का प्रारंभिक तापमान T2 बराबर 50 डिग्री। तो चूंकि बर्फ का गुप्त ऊष्मा L बराबर 3.34 गुणित 10⁵ J/kg, पानी का विशिष्ट ऊष्मा है C बराबर 4160 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। माना पानी ताप बराबर T, तब 0 डिग्री बर्फ बराबर गुप्त ऊष्मा, 0 डिग्री बराबर विशिष्ट ऊष्मा पानी, तो 50 डिग्री पानी का मुक्त ऊष्मा बर्फ द्वारा ग्रहण ऊष्मा कैलोरीसीमित के सिद्धांत से पानी द्वारा मुक्त ऊष्मा बर्फ द्वारा ग्रहण ऊष्मा, इसलिए जब 0 डिग्री पर 1 किलोग्राम बर्फ को 50 डिग्री पर 9 किलोग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी ताप 37 डिग्री होगा।
प्रश्न 46 है 15 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच करें। जिसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवलोकन से, क्योंकि 15 5 से पूर्णतः विभाजित होता है, इस कथन की सत्यता की कसौटी की जांच अवलोकन द्वारा की जा सकता है। प्रश्न 87 है वृत्त की दो भुजाएं ए बी तथा ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है और कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 88 है 3 व 4 विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 180 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 72 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 89। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं 89 में। 89 कहता है कि उपरोक्त आयत चित्रानुसार यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण 30 है तो कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 66 से 2/3, की कुल छात्रों की संख्या है, कुल छात्रों की संख्या 8 + 20 + 28 + 16 + 8 + 4, ठीक है, तो बराबर 84 है। कुल छात्रों से 84, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 30 है, है ना। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है? 8 है, 20 है, 28 है ना। 8 20 28 अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो 56, तो 56 अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रतिशत 56/84 100 2012, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, यानी कि 220 वोल्ट 100 वाट की एक बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत के साथ जोड़ा गया है, बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 वाट होगी। क्योंकि दिया है स्रोत का वोल्टेज V बराबर 110 वाट, बल्ब का वोल्टेज VB बराबर 220 वोल्ट, बल्ब की शक्ति P बराबर 100 वोल्ट, तो बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V² P बराबर 220 × 220/100, यानी कि R बराबर 22 बराबर 484 ओम। बल्ब द्वारा व्यय की शक्ति P बराबर V²/R, तो P बराबर 110 × 110/484 बराबर 25 वाट, इसलिए बल्ब द्वारा व्यय की गई ऊर्जा 25 वाट होगी। प्रश्न 91 देखेंगे हम कि वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो नंबर सी यानी कि वायुमंडल दाब से, क्योंकि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल V बराबर P/P करनी, तो जहां माध्यम का दाब व P माध्यम का घनत्व है, तो माध्यम बराबर वायु NRL में ध्वनि की चाल V बराबर करनी 3RTM, बट इसलिए धातु में ध्वनि का वेग वायुमंडलीय दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु की आर्द्रता व वायु की संरचना हल्की या भारी बहुत प्रभाव डालती है, जबकि वायु का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। प्रश्न 92 है कि शिक्षक द्वारा सीखने का कौन सा मॉडल अपनाया जाना है, यह निम्न में से किस बात से तय होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि बच्चे कैसे सीखते हैं पर शिक्षक की सोच। क्योंकि शिक्षक द्वारा सीखने का कौन सा मॉडल अपनाया जाना, यह बच्चे कैसे सीखते हैं पर शिक्षक की सोच की बात से तय होता है। शिक्षक और छात्रों के आपसी सहयोग से माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है और उसी के अनुरूप शिक्षण मॉडल तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 93 है NH4 + H2O + 3H2O, है ना, फिर 3H2O, फिर H3O + HF, फिर OH को अम्लीय प्रकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि OH, फिर H2O, फिर NH4, फिर HF, फिर H3O, है ना। क्योंकि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अम्ल कहलाते हैं। H2O एक उदासीन है जिसका pH मान 7 होता है। OH एक दुर्बल अम्ल है जो कि H2O से भी ज़्यादा दुर्बल अम्ल है। NH4+ पानी में घुलकर H+ मुक्त करते हैं, इसलिए एक अम्ल है। HF यानी कि HF बराबर H++ F एक प्रबल अम्ल है, क्योंकि H3O + H3O+ = 2H++ OH एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, इसलिए उपरोक्त सबसे अधिक अम्लीय है, इसलिए बढ़ते क्रम में अम्लीय प्रकृति है। प्रश्न 94 है निम्न में से कौन सा रोग रूबेला विषाणु से होता है? तो सही नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी कि खसरा रोग से, क्योंकि खसरा रोग रूबेला विषाणु से होता है। रूबेला एक विषाणु जनित संक्रमण है जो अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। रूबेला को जर्मन खसरा अथवा 3 दिवसीय खसरा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 95 है कि सजातीय गुणसूत्र
गुणसूत्र सहित निम्न में से किस अवस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चावस्था में, क्योंकि सजातीय गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र सहित पश्चातावस्था में विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं। पश्चावस्था के प्रारंभ में प्रत्येक गुणसूत्र मध्यावस्था पुटिका पर व्यवस्थित होती है और एक साथ विभाजित होता है तथा अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। प्रश्न 96 एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि उस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 10, यानी कि है ना ऑप्शन नंबर ऑप्शन क्या बोलते हैं इसका? ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर इसका, हाँ, एक वृत्तीय बेलन के वक्री पृष्ठ और कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि उस लंबवृत्त बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका आयतन कितना हो? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1078 मीटर वर्ग होगा। प्रश्न 97 निम्नलिखित हरितगृह प्रवाह गैसों को हरितगृह कारक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। घटते क्रम की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा होगा CO2, फिर उससे छोटा होगा CH4, फिर उससे छोटा होगा N2O, फिर उससे छोटा होगा O3, फिर उससे ऊंचा CF2Cl होगा। क्योंकि हरितगृह गैसें पृथ्वी से अंतरिक्ष में वापस जाने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। हरितगृह कारकों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का योगदान 60% सबसे अधिक है। मीथेन CH4 लगभग 200% का योगदान देता है। इसलिए हरितगृह प्रवाह गैसों का हरितगृह कारक के घटते क्रम में CO2, फिर CH4, फिर N2O, फिर O3, फिर CF2Cl होता है। प्रश्न 98 है यदि A, B व C क्रमशः घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या है तो A + B + C कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 सही होगा। प्रश्न 99 है दो समांतर समतल दर्पण के बीच सुस्पष्ट अवलोकनीय कितने प्रतिशत होंगे? दो समांतर समतल दर्पण के बीच स्पष्ट अवलोकनीय, अच्छा, प्रश्न 98 है यदि A, B व C क्रमशः घन के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या है तो A + B + C कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 होगा। प्रश्न 99 दो समांतर समतल दर्पण के बीच इस सुस्पष्ट अवलोकनीय कितने प्रतिबिंब होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनंत होंगे। प्रश्न क्रमांक 100 है रेखाओं AX + BY + C = 0 द्वारा निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2C² प्रश्न क्रमांक हम 101 देखेंगे। 101 कहता है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर व 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 600 × 15 मीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न क्रमांक 102 है 1800 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बचत प्लान निम्न वृत्त रेखा में दिया गया है। शिक्षा पर व्यय व किराया में व्यय का अंतर कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 650 होगा। 150 किराया, 20 शिक्षा, माइनस 360 हो गए। बटे 360 बराबर 650 होगा। प्रश्न 103 है कोई वस्तु 20% लाभ पर ए से ए में बेच दी जाती है, इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100A/100 + B, यानी कि लाभ बराबर 20% तो विक्रय मूल्य ए, लागत मूल्य ए गुणित 100/100 + B बराबर 100A = 100B। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100A/100B। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 104 2 का 50, 3 का 40, 4 का 30, 5 का 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है यानी 3 का 40 है।
प्रश्न क्रमांक हम देखेंगे 105। प्रश्न क्रमांक 105 देखेंगे, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए से मासिक वेतन 9,000 अधिक है तो सी का मासिक वेतन कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1500 होगा। प्रश्न 106 है, निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी और डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि उपयोग चारों विकल्पों में विकल्प सी सही नहीं है, क्योंकि फुल्लिरीन प्रायः एलिकैटिन प्रवृत्ति का नहीं होता है। एलिकैटिन यौगिकों को हेक्सेन की तरह संतृप्त किया जा सकता है। खालिस फ्यूल में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। ये मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से बनता है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला व जलाया जाता है। वाटर गैस जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। प्रश्न 107 है, एक झील में प्राणी प्लवक कौन से पोषण स्तर पर पाए जाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक होते हैं, क्योंकि एक झील में प्राणी प्लवक द्वितीय पोषण स्तर पर पाए जाते हैं। एक झील पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय खाद्य श्रृंखला है। इसमें विभिन्न पोषण स्तर होते हैं। पहला पोषण स्तर पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन है। ये पादप प्लवक प्राणी प्लवक को भोजन कराते हैं। ये दूसरे पोषण स्तर में मौजूद होते हैं, इसलिए एक झील में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पोषक स्तर परमाणविक पोषण स्तर प्राणीप्लवक होता है। प्रश्न 108 है, एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग डाउनलोड कहते हैं। क्योंकि एक कंप्यूटर में इंटरनेट द्वारा अपने कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 109 है, एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधियों का जोर किस बात पर होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए के लिए दिया, क्योंकि एक रचनावादी कक्षा में आकलन के लिए दी गई गतिविधि का जोर इस बात पर होता है कि बच्चे को आगे दिए जाने वाले कार्य की पहचान हो पाए। प्रश्न 110 है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, यह प्रतिकर्षण किस कारण से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या तो चुंबकीय बल का स्थिर, या तो चुंबकीय बल या स्थिर बल। प्रश्न डी का 110 का डी, यानी कि उत्तर कहता है। उत्तर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तब इसका कारण या तो चुंबकीय बल या विद्युत स्थैतिक बल, कूलाम्ब बल हो सकता है। समान प्रवृत्ति के आवेशों धनात्मक या ऋणात्मक के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के अवशेषों के बीच आकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार समान चुंबकीय ध्रुवों यानी कि SS या NN के बीच प्रतिकर्षण एवं विपरीत चुंबकीय ध्रुव यानी कि SN या NS के बीच आकर्षण बल लगता है। अब हम 111 प्रश्न से सामाजिक अध्ययन 5वां भाग देखेंगे। निम्न में से इस राज्य के परंपरागत सुसरीवाद कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बी सी मोहरी और तोड़ी है, मांदरी तुरम नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का परंपरागत सुशीर गद यंत्र मोहरी तोड़ी है, जबकि मंदार वित्त वर्ग का वाद्यंत्र है। सुधीरवाद संगीत में ऐसा वाद्यंत्र होता है जो मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। प्रश्न 112 है, इस राज्य के किस जनजाति के द्वारा खम्भ स्वाग नाटक किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरकू द्वारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरकू जनजाति द्वारा खम्भ स्वाग नाटक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि मेघनाथ ने कोरकू जनजाति को विनाश से बचाया था। प्रश्न 113 देखेंगे हम कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि अरावली है, क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। यह पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अरावली व विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार स्थित है। प्रश्न 114 है, निम्नलिखित गढ़ रतनपुर राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाफागढ़ आते हैं, क्योंकि दिए गए विकल्प ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 है, BCD यानी कि मारो, लाफा और उपरोड़ा है, यानी कि दिए गए विकल्प में उपरोड़ा, मारो एवं लाका छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य बना था।
प्रश्न 115 है, समाजशास्त्र की विशेषता होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह अनुभविक होती है। क्योंकि समाजशास्त्र की विशेषता होती है कि यह अनुभविक होता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी विषय वस्तु मौलिक रूप से सामाजिक है। समाजशास्त्र तार्किक तथा अनुभविक विज्ञान है। प्रश्न 16 है 116 है जो कहता है 7वीं शताब्दी की रक्षा 17वीं प्रश्न 16 है 17वीं शताब्दी की रचना जय चंद्रिका इस राज्य के किस लेखक ने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रहलाद दुबे। 17वीं शताब्दी की रचना जय चंद्रिका के लेखक प्रहलाद दुबे ने किया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकारों के नाम देखिए। साहित्यकार और प्रमुख कृति बलदेव प्रसाद मिश्र, छत्तीसगढ़ परिचय, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, सांसों की दस्तक, त्रिभुवन पांडे, भगवान विष्णु की भारत यात्रा, झूठ जैसा सच, गोपाल मिश्र, खूब तमाशा, सौदामाचरी। प्रश्न 117 है, इस राज्य के किस नेता को जनता के लोकप्रिय की उपाधि दिया जाना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि वामन राव राठे। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के नेता वामन राव लाटे को जनता ने लोकप्रिय की उपाधि दिया था। वामन राव लाखे भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। सन 1915 में रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। प्रश्न 118 है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुषाण वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश का उदय हुआ। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच उनका उत्तराधिकारी बना और उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। प्रश्न 119 से शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कावेरी में। क्योंकि जलप्रपात का नाम और इधर राज्य है, क्योंकि जोग जलप्रपात कर्नाटक शरावती, दूधसागर जलप्रपात गोवा मांडवी, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक कावेरी, चूलिया जलप्रपात कर्नाटक शरावती। 120 से कनारी जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका के उत्तरी तट में। क्योंकि कनारी की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। महासागरीय जल की निश्चित सीमा के अंतर्गत सतत एवं निर्दिष्ट दिशा में तीव्र संचलन को महासागरीय जलधारा कहते हैं। प्रश्न 121 से मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है जिसकी गहराई लगभग 36,000 फीट है। इसकी गहराई मापने का पहला प्रयास चैलेंजर अभियान 1872 से 76 के द्वारा किया गया था। प्रश्न 122 से सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की मुख्य पेशा क्या थी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृषि थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। ये लोग विभिन्न कृषि वस्तुओं जैसे जौ, चावल, गेहूं, सरसों, राई, तिल आदि का उपयोग करते थे। यह संभवतः लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 123 से पेरी घास का मैदान कहाँ है, तो पेरी घास का जो मैदान है ऑप्शन नंबर डी में ले चलते हैं, वो कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कुछ विश्व के प्रमुख घास के मैदान, तो घास के मैदान में छेद देखें। प्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पंपास जो है अर्जेंटीना में है, और वेल्डस जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और सवाना जो है अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न 124 देखेंगे, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। प्रजातंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसके तहत जनता को अपनी मर्जी से अपना
शासन चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न 125 है, निम्न में से किस राज्य में अलसी या उत्पादन अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में अलसी का उत्पादन अधिक होता है। अलसी एक बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के में देश की अलसी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग आच्छादित है। मध्य प्रदेश में अलसी का आच्छादित क्षेत्रफल 1.09 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, बालाघाट आदि प्रमुख अलसी उत्पादक जिले हैं। प्रश्न 126, इस राज्य की पारंपरिक चित्रकला निम्नलिखित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ABC तीनों है। क्योंकि दिए गए विकल्प में सवनाही चौक व आठे कन्हैया छत्तीसगढ़ राज्य की पारंपरिक चित्रकला है, जबकि माच मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के लोक रंगमंच का एक रूप है। प्रश्न 127 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1576 ईस्वी में। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सम्राट अकबर ने राणा प्रताप की सेना को हराकर इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति को सहयोग मिला था। प्रश्न 128 है, सीता लेखनी पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरजपुर में, क्योंकि सीता लेखनी पहाड़ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता और राम जी इस पहाड़ी पर रुके थे। पहाड़ी के चारों ओर गेरू से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। मान्यता है कि यह यहाँ की पहाड़ियों पर माता सीता ने अपने हाथ से लिखा है, इसलिए इसका नाम सीता लेखनी पहाड़ पड़ा। प्रश्न 129 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह प्रसिद्ध कहावत किसकी है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरस्तु के है, क्योंकि अरस्तु ने ही बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अर्थात मनुष्य समाज में रहकर ही वह अपने व्यक्तित्व की सर्वतोमुखी उन्नति करता है। यह कथन प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु की है। अरस्तु प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य व विश्व विजेता सिकंदर महान के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न 130 है, शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानाबरस पहाड़ी में, क्योंकि शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल राजनांदगांव जिले के पानाबरस पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्राचीन नाम सुनी या शिवा है। अब भाग 6 देखेंगे हम, जो कंप्यूटर है हमारा। तो कहता है प्रश्न 131, किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय से पूरा करने के समय के अंतराल को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि टर्न अराउंड टाइम। किसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय से पूरा करने के समय के अंतराल को टर्न अराउंड टाइम के रूप में जाना जाता है। टर्न अराउंड टाइम बराबर एंड टाइम या अराइवल टाइम कहलाता है। प्रश्न 132 देखेंगे हम, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करते हैं? तो हम इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कंट्रोल। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कंट्रोल के से है, क्योंकि स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए कंट्रोल के शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अन्य शॉर्टकट ये कंट्रोल प्लस होम कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए है, और कंट्रोल प्लस यू किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए है। कंट्रोल प्लस एफ यानी कि फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए है। प्रश्न 133 से एक लेजर प्रिंटर है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और बी दोनों है, क्योंकि एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, अर्थात इसमें पेज को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे हथौड़ों द्वारा पेज पर प्रभाव नहीं डाला जाता है, जबकि लेजर प्रिंट पूरा पेज एक ही बार में प्रिंट कर देता है। अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न 134 से ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ट्रेंड माइक्रो एक अमेरिकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो डिवाइसों में स्पैम, फिशिंग और कई प्रकार सुविधा प्रदान करती है। इस सॉफ्टवेयर की स्थापना 24 अक्टूबर 1988 ईस्वी में अमेरिका लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में किया गया था। प्रश्न 135 से इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल,
क्योंकि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट या स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए डेटा के प्रारूप को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है। प्रश्न 136 है, निम्नलिखित में से कोई ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वॉन। क्योंकि दिए गए विकल्पों में डीवीडी, सीडी व विंचर स्टेट ऑप्टिकल डिस्क है, जबकि वॉन मालवेयर कुछ द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। प्रश्न 137 है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी में, यानी कि टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट एडिट करने के लिए और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, यानी कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। प्रश्न 138 है, उनके परिचय के वर्ष में निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सही व्यवस्था को चुनिए, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम और विकसित वर्ष MS DOS जो है 1982 में विकसित हुआ और MA COS जो है 1984 में और फ्री BSD जो है 1993 में और ओपन BSD जो है 1995 में हुआ। प्रश्न 139 है, MPEG खाली स्थान को कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है उसको विलोपित कर दिया गया है, जबकि MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप है। MPEG एक संगठन है जो डिजिटल ऑडियो और वीडियो इनकोडिंग के लिए मानक विकसित करता है। प्रश्न 140 है और कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न, सर्च इंजन का उपयोग खाली स्थान सर्च के लिए होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ABC के लिए होता है, यानी तीनों के लिए होता है, डॉक्यूमेंट के लिए होता है, वीडियो के लिए होता है, इमेज के लिए होता है। क्योंकि सर्च इंजन का उपयोग डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेज आदि को सर्च करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेब पेज तक पहुंचने का माध्यम है। भाग 7 है जो सामान्य ज्ञान है। प्रश्न 141 है, विचार, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में क्या शामिल है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ABC तीनों शामिल है। विदेश भ्रमण करना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सूचना का अधिकार है। क्योंकि दिए गए विकल्प में से विचार के, अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में विदेश भ्रमण करना, राष्ट्रीय ध्वज फहराना या सूचना का अधिकार शामिल है, जबकि मौन रहना विचार अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। प्रश्न 141 देखेंगे हम। अब 142 देखेंगे हम कि जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का क्या कारण है, तो इसका जो सही है आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी भूकंप। क्योंकि जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तु से निर्मित की जाती है, क्योंकि जापान भूकंप प्रवण क्षेत्र है। लकड़ी के घर पत्थर, ईंट या स्टील के घरों की तुलना में कम हिलता है और उनका लचीलापन भूकंप के झटके से बच जाता है, जिससे भूकंप से होने वाली क्षति को रोका जा सकता है। प्रश्न 143 है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24 जुलाई 1991 को। क्योंकि भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जो है लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना व औद्योगिक देशों के साथ बने रहने के लिए औद्योगिक विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाना होता है। प्रश्न 144 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए इस राज्य का पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर विलोपित है, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में किए जाने वाले उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। ये छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। प्रश्न 145 से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद व समाजवाद का सह अस्तित्व होता है, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ चलते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 146 है, संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में क्या सम्मिलित है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ABC तीनों सम्मिलित है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य का नया अध्याय जोड़ा गया है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया है और एक विषय शिक्षा को राज्य सूची में था समवर्ती सूची में लाया गया है, यानी कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य का नया अध्याय 4 को जोड़ा गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया तथा एक विशेष शिक्षा जो राज्य सूची में था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन उद्घोषणा को 1 माह की अवधि के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, यह प्रावधान किया गया था तथा इस संशोधन के
तथा इस संशोधन से लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न 147 है, 10 से 15 लाख तक की जनसंख्या वाले आवास स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार चलते हैं तो महानगर कहते हैं, क्योंकि 10 से 15 लाख तक की जनसंख्या वाले आवास स्थान को महानगर की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि कस्बे में जनसंख्या 500 से 10,000 तक तथा नगर की जनसंख्या 50,000 से अधिक और 10 लाख से कम होनी चाहिए। प्रश्न 148 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 36वां संशोधन है, क्योंकि भारतीय संविधान में 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं। प्रश्न 149 है, भारतीय संविधान में परिसंघ की परिकल्पना ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित किस अधिनियम से पारित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि भारतीय संविधान में परिसंघ की परिकल्पना भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिकल्पित की गई थी। परिसंघ का तात्पर्य ऐसा राजनीतिक प्रणाली से है जिसमें विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ होते हैं, जिसमें इसकी कार्यकारिणी एवं विधायिका होती है, लेकिन उनकी शक्तियों पर केंद्र की सीमाएं होती हैं। प्रश्न 150 है और ये अंतिम प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से किस भोसला शासक की मृत्यु के पश्चात इस राज्य को ब्रिटिश शासन में समाहित कर लिया गया था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। सी हमें कहता है रघुजी तृतीय के हिसाब से, क्योंकि भोसला शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया था। यह एक दुर्लभ शासक था जिसे अंग्रेजों ने नागपुर के सिंहासन पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आसीन किया गया था। इसी के साथ हमारा 21वां भाग आज समाप्त होता है और अब हम आगे देखेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 का, और इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम 2023 का जो टेट पेपर हुआ था उसका चलाएंगे और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।